नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर विवाद बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध को रुकवाने का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने रूस के पक्ष में वोट किया। यूक्रेन के सपोर्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मीडिया के सामने ही ट्रंप को सुधारते नजर आए। वहीं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज ने इसे यूरोप के लिए कयामत का वक्त बताया है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अपने स्टैंड से पलटा अमेरिका, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। 30 दिन में गिर जाएगी ट्रंप सरकार, डेमोक्रेट नेता के बयान से हड़कंप, ट्रंप के फैसलों का दिया हवाला। बांग्लादेश में हसीना की पार्टी की बम्पर जीत, सत्ता परिवर्तन और लगातार विरोध के बावजूद बार एसोसिएशन के चुनाव में अवामी लीग की बड़ी जीत। और चलते चलते में देखेंगे एशिया महाद्वीप से टकराने वाला है ऑस्ट्रेलिया, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। तो संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रस्ताव पर वोटिंग की गई और ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़कर रूस का समर्थन किया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें प्रमुख तौर पर 3 मांग की गई थी कि यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल वापसी हो, यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जाए, युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही तय की जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर यूएन ने रूस को अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने को कहा है, लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट साथ ही यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया और इजरायल ने भी उसका साथ दिया, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वोटिंग में प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं, जबकि हिंदुस्तान और चीन समेत 65 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 मतों से पारित हो गया। इस दौरान अमेरिका ने भी यूएन में 3 पैराग्राफ का एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसमें ना तो रूसी हमले का जिक्र था और ना ही रूस की किसी भी तरह की निंदा की गई। इस प्रस्ताव में केवल दोनों देशों में हुए जानमाल के नुकसान पर शोक जाहिर किया गया। यूएन में ये वोटिंग ऐसे वक्त पर कराई गई जब अमेरिका और यूक्रेन में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपने अंदर ही नाटो बनाना होगा। जेलेंस्की ने नाटो को एक और युद्ध को रोकने के लिए सबसे किफायती विकल्प बताया। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बदले राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की भी शर्त रखी थी, लेकिन ट्रंप की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लेकिन उनके बढ़ते रूस समर्थन को देखते हुए पूरा यूरोप अब ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी तनाव देखा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मैक्रों ने यूक्रेन को लेकर ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। दरअसल ट्रंप कह रहे थे कि समझने वाली बात यह है कि यूक्रेन को यूरोप लोन के रूप में काफी पैसा दे रहा है, लेकिन उन्हें ये सारा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन उनके इस दावे से मैक्रो बिल्कुल ही नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने सीधे ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और मीडिया के सामने उन्हें करेक्ट करने का काम किया। मैक्रो ने कहा कि मैं अगर फ्रैंक होकर बोलना चाहूं तो हमने कुल पैसे का 60% यूक्रेन को दिया है। जैसे अमेरिका ने अभी तक लोन ग्रांट दिए हैं, हमने भी वही किया। मैक्रो की बात से डोनाल्ड ट्रंप खासा असहज नजर आए, लेकिन केवल मैक्रो ही नहीं, यूरोप के तमाम देश ट्रंप के बयानों से नाराज हैं। जर्मनी में हाल ही में हुए चुनाव में जीत दर्ज करने वाले फ्रेडरिक मर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता यकीनन यूक्रेन को लेकर रूस के साथ ट्रंप की डील करने के प्रयासों को लेकर है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी जब मैं ये कहूं कि ये यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए अस्वीकार्य होगा। जो लोग अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो देते हैं वे असल में अमेरिका अलोन के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इसे यूरोप के लिए कयामत का वक्त बताया। साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहस तेज होती जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो इस साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिसका असर हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ा। पिछले 1 महीने में उन्होंने ज्यादातर वो फैसले लिए जिसका उन्होंने चुनावी कैंपेन में जिक्र किया था। ट्रंप के कई फैसलों को अमेरिकी अदालत में चुनौती भी दी गई है। इस बीच ट्रंप प्रशासन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। डेमोक्रेटिक रणनीतिकार जेम्स कार्विल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अगले 30 दिनों में गिर जाएगा। जेम्स कार्विल ने कहा कि मेरा मानना है कि ये प्रशासन 30 दिनों से भी कम समय में गिर सकता है। देश की जनता ट्रंप प्रशासन से परेशान हो चुकी है। कार्विल ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश की जनता की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन पर प्रतिबंध, ट्रांसजेंडर्स को लेकर कई ऐसे फैसले लिए गए जिसने देश की जनता को नाराज किया है।
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एलन मस्क जैसे व्यक्ति को प्रशासन का हिस्सा बनाए जाने और बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाने का भी जिक्र किया। कार्वेल के दावे पर राष्ट्रपति ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मैंने राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की। सभी 7 स्विंग राज्यों में जीत मिली। सभी 50 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई, जो एक रिकॉर्ड है, और अब मेरे पास अब तक के सबसे अच्छे वोटिंग नंबर्स हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि जेम्स कार्वेल जैसे टूटे फूटे हारे हुए लोगों द्वारा संचालित डेमोक्रेट जो दिमाग और शरीर से कमजोर हैं, पागल हो रहे हैं और बस ये नहीं जानते कि क्या करना है। उन्होंने अपना आत्मविश्वास और उत्साह खो दिया है। उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। हम देश के लिए बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। एंड वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये काम पहले से ही हो रहा है और इस बार पहले से कहीं अधिक बड़ा और बेहतर होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से ही शेख हसीना वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार शेख हसीना की राह मुश्किल बनाने में जुटी है। लेकिन यूनुस का खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। छात्र आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शेख हसीना की बांग्लादेश में लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जिला वकील एसोसिएशन यानी बार एसोसिएशन के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिली। बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिला वकील एसोसिएशन के कार्यकारी समिति के चुनाव में अवामी लीग के समर्थकों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात पैनल के गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। इस चुनाव ने बांग्लादेश की सत्ता में बैठी अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ हवा चलनी शुरू हो गई है। इन चुनावी नतीजों का असर आने वाले वक्त में देश के आम चुनाव में भी देखा जा सकता है। एक तरफ शेख हसीना के लिए लंबे वक्त बाद राहत की खबर आई है, वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का हिंदुस्तान विरोधी रुख, इसमें कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा। यूनुस सरकार में विदेशी सलाहकार तौहीद हुसैन ने हिंदुस्तानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें एस जयशंकर ने कहा था कि बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उसे हिंदुस्तान के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये वो खुद ही तय करे। एस जयशंकर के इस बयान पर तौहीद हुसैन ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया और कहा कि इसका हिंदुस्तान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बारे में खबरों के लिए भारतीय मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर हुसैन ने कहा कि हम आपसी सम्मान और हितों के आधार पर हिंदुस्तान के साथ अच्छे कामकाजी संबंध चाहते हैं। अब हिंदुस्तान को बांग्लादेश के साथ किस तरह के संबंध चाहिए, ये तय करना होगा। हुसैन ने शेख हसीना को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के दिए गए बयान हकीकत में दोनों देशों के संबंधों के लिए हानिकारक है। ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री का भाषण आग में घी डालने का काम कर रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टक्कर की। ये खबर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है कि एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच भविष्य में टक्कर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। इस कारण से भविष्य में इसके एशिया महाद्वीप से टकराने की आशंका बनती दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये महाद्वीप हर साल 2.8 इंच यानी 7 सेंटीमीटर की तेजी से खिसक रहा है, जो इंसानों के नाखूनों के बढ़ने के बराबर है। ये दूरी भले ही आपको काफी कम लग सकती है, लेकिन लाखों साल बाद इससे बड़ा बदलाव दिखाई देगा। इससे महाद्वीप के भूभाग, जलवायु और विविधता में बड़े बदलाव आएंगे, जो स्थायी होंगे। कर्टिन यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी प्रोफेसर झेंग जियांग ली ने बताया कि हम चाहे इसे पसंद करें या नहीं करें, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप एशिया से टकराने वाला है और इसे रोका भी नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया का बहाव प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हुआ, जो एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसने करोड़ों सालों की अवधि में पृथ्वी के महाद्वीपों का निर्माण किया है। ऑस्ट्रेलिया का धीमी गति से उत्तर की तरफ बढ़ने के कारण लगभग 80 मिलियन साल पहले ये अंटार्कटिका से अलग हो गया था। ये महाद्वीप पिछले 50 मिलियन सालों से इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, जिससे बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने अनोखे और विविध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कंगारू, वोम्बैट और प्लैटिपस जैसे प्रसिद्ध जानवर शामिल हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया एशिया से टकराएगा तो दो बहुत ही अलग अलग महाद्वीपों के पारिस्थितिकी तंत्र संघर्ष करेंगे। दो महाद्वीपों के बीच नए पौधे, पशु संपर्क के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकता है। कुछ प्रजातियां नए वातावरण में पनपना सीख सकती हैं, लेकिन बहुत सी विलुप्त हो सकती हैं।
इसलिए ये टकराव पूरी दुनिया के लिए जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।